बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है एक्सप्लेन द रोल ऑफ मनी इन केन्सियन इकनॉमिक्स। इस क्वेश्चन के अंदर केन्स ने जो डिफ़ाइन किया है कि मनी का जो रोल है वो है इनडायरेक्ट। जब हम मनी सप्लाई इंक्रीज़ करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज़ हो जाता है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होती है, एग्रीगेट डिमांड एंड आउटपुट इंक्रीज़ हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट लेवल। इस क्वेश्चन को हम लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी भी कहते हैं, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन होता है विद द इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। अब जो डिमांड फॉर मनी है, डिमांड फॉर मनी में हम ये कहते हैं कि मनी इज़ द बेस्ट liquidity quality because it can purchase at any goods and services in a single moment notice। ठीक है, डिमांड फॉर मनी को हम आगे मज़ीद 3 तरह से हम डिफ़ाइन करते हैं, जिसमें सबसे पहले है ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, इसके बाद स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी और प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी। जो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी है, इससे मुराद के वो पैसे हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़रूरियात ज़िंदगी ख़रीदने के लिए अपने पास रखते हैं। इसे हम LT से ज़ाहिर करते हैं और इसका ताल्लुक़ हमारे इनकम लेवल से पॉजिटिव होता है। जैसे ही इनकम लेवल इंक्रीज़ होता जाता है, ट्रांजैक्शन डिमांड जो है वो इंक्रीज़ होती जाती है। इसलिए हम कहते हैं LT इज़ अ पॉजिटिव फंक्शन ऑफ इनकम लेवल। इसके बाद है इसका जो रिलेशन है LT का, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ बहुत ही माइनर रिलेशन है। एक हद तक ये बिल्कुल सेम रहती है, इसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो तब ये LT जो है स्लाइटली सा अफेक्टेड होता है, अदरवाइज़ ये रेट ऑफ इंटरेस्ट से अफेक्ट नहीं होता। इसके बाद है प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी। प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी में हम वो पैसा अपने पास रखते हैं जो नागहानी हालात जो वाक़े होते हैं उनसे मीट करने के लिए, यानी अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टेंसेस को मीट करने के लिए प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी हम अपने पास रखते हैं। अब ये प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी जो है ये भी LT का एक हिस्सा है, इसे हम LT के अंदर कंसीडर कर लेते हैं। इसके बाद नंबर 3 मोटिव है हमारा स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी में हम पैसे को अपने पास इसलिए रखते हैं कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट के वेरिएशन से कुछ गेन कर सकें। इसे हम LS से ज़ाहिर करते हैं। LS इज़ अ नेगेटिव फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का नेगेटिव फंक्शन है। LS को अगर हम आगे एक्सप्लेन करते हैं कि इसके अंदर जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ होता है तो LS जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि जो LS है ये है स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी और ये है अपॉर्चुनिटी कास्ट। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ होता है तो अपॉर्चुनिटी कास्ट जो है कैश की इंक्रीज़ हो जाती है और हम अपना कैश को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू बॉन्ड्स में। और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज़ होता है तो हम जो है वो बॉन्ड परचेज़ कर लेते हैं। अब इसमें रिलेशनशिप हम बता रहे हैं बिटवीन बॉन्ड प्राइस एंड इंटरेस्ट रेट। बॉन्ड प्राइसेस का रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ नेगेटिव रिलेशन है। जैसे ही स्पेकुलेशन कंपेयर करता है प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट को विद फ्यूचर रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर वो ये एक्सपेक्टेड कर रहा है कि आज रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम है, इसका मतलब है कि इन फ्यूचर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ करेगा। जब फ्यूचर में रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ करेगा तो बॉन्ड प्राइसेस डिक्रीज़ करेंगे और उसे कैपिटल लॉस हो सकता है। इसी तरह अगर वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आज रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा है और इन फ्यूचर फिर ऑटोमेटिकली कम होगा, जब इन फ्यूचर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो बॉन्ड प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे और उसे कैपिटल गेन होगा। इसलिए एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉर्चुनिटी कास्ट भी लो होती है और एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉर्चुनिटी कास्ट भी हाई होगी। इसे हम एक थ्रू मैथमेटिकली फार्मूले के तहत ये ज़ाहिर करते हैं। V है वैल्यू ऑफ बॉन्ड प्राइस, R रेट ऑफ इंटरेस्ट और स्मॉल r रेट ऑफ इंटरेस्ट और बिग R कैपिटल R जो हमारे पास है वो है रेट ऑफ रिटर्न। यह हमारा फार्मूला है V इज़ इक्वल टू R ओवर R। अब सपोज़ हमारे पास वैल्यू ऑफ बॉन्ड है 1000 और जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 4%, तो 1000 का 4% जो हमारा रेट ऑफ रिटर्न है वो होगा 40। 1000 का 4% 40 होगा। अगर हम कहते हैं कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है 4 से 8%, अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ करेगा 4 से 8% तो हमारी वैल्यू ऑफ बॉन्ड जो है वो कम हो जाएगी, 500 हो जाएगी। लेकिन अगर हम कहते हैं कि अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज़ करता है 4 to 2%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज़ करने से जो हमारी वैल्यू ऑफ बॉन्ड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ये शो कर रहा है कि देयर इज़ अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड बॉन्ड प्राइसेस।
अगर इसे हम ज्योमेट्रिकली देखते हैं LS को, तो इस वाई एक्सिस पर हमने मेजर किया है LS को और एक्स एक्सिस पर मेजर किया है रेट ऑफ इंटरेस्ट को। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है तो LS जो है हमारी वो ज़ीरो होती है, कम होती है। जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता जाता है जो स्पेकुलेशन डिमांड है वो बढ़ती चली जाती है। लेकिन एट रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 इससे नीचे मज़ीद जो है ये स्पेकुलेशन डिमांड नहीं जाती। यहाँ एक ट्रैप आ जाता है, लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप एक ऐसा पीरियड होता है कि जिसमें फर्दर इंक्रीज़ इन मनी सप्लाई कैन नॉट अफेक्ट द एम्प्लॉयमेंट एंड अदर अपॉर्चुनिटीज़। तो ये ऐसी सूरत में जो गवर्नमेंट है वो अडॉप्ट करती है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज़ कि वो इकोनॉमी को डिप्रेशन से इक्विलिब्रियम की तरफ ले जाए। अब अगर हम टोटल डिमांड फॉर मनी देखते हैं, या ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी को हमने LT से रिप्रेजेंट किया था, जबकि स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी को LS से रिप्रेजेंट किया था। LT और LS इज़ इक्वल टू L इज़ अ फंक्शन ऑफ लेवल ऑफ इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर इसके अंदर हम देखें, यह है हमारा LT। अगर इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो इसके ऊपर LT के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा, क्योंकि ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी है। ये है LS। जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है LS कम हो जाती है। जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास जो है ये L जो है ये यहाँ से स्टार्ट होगी, LT एंड LS इज़ इक्वल टू L। इसे हम कहेंगे टोटल डिमांड फॉर मनी। इसके बाद है सप्लाई ऑफ मनी। अब सप्लाई ऑफ मनी एक ऐसा फैक्टर है जो कंसिस्ट करता है डिमांड, कैश एंड टोटल रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। अब हम कंसीडर करते हैं कि सप्लाई ऑफ मनी जो है वो एक कांस्टेंट फैक्टर है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है रेट ऑफ इंटरेस्ट से। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा, सप्लाई ऑफ मनी सेम रहेगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसे हम एक कांस्टेंट फैक्टर ले रहे हैं एक शॉर्ट टर्म पीरियड के अंदर। इसके बाद हम डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं कि जहाँ ये सप्लाई ऑफ मनी और डिमांड फॉर मनी आपस में इंटरसेक्ट करते हैं R2, ये रेट, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन होगा। अगर हम कंसीडर कर लें R3 को, तो R3 हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि एट दैट पॉइंट सप्लाई ऑफ मनी इज़ ग्रेटर दैन डिमांड फॉर मनी R3। Because at R3 the supply of money M is greater than demand for money L for the distance EF. At this point people prefer to hold bonds instead of cash. लोग जो हैं वो प्रेफर करेंगे कि वो बॉन्ड्स परचेज़ करें, कैश ना रखें, क्योंकि इन फ्यूचर वो कहेंगे कि जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज़ होगा बॉन्ड प्राइस इंक्रीज़ होंगे और उन्हें कैपिटल गेन होगा। तो इन फ्यूचर व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज फॉल बॉन्ड प्राइसेस इंक्रीज एंड दे अर्न कैपिटल गेन। एज द डिमांड फॉर बॉन्ड इंक्रीज बॉन्ड प्राइस आल्सो राइज, बॉन्ड प्राइसेस की कीमतें बढ़ जाएंगी और रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज़ हो जाएगा फ्रॉम R3 टू R2, वेयर डिमांड फॉर मनी इज़ इक्वल टू सप्लाई ऑफ मनी, जहाँ डिमांड फॉर मनी सप्लाई ऑफ मनी के बराबर होगा और दोबारा ये इक्विलिब्रियम पर आ जाएंगे। और अगर इसी तरह हम देखें एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में हम ये कहते हैं डिमांड फॉर मनी ग्रेटर देन है सप्लाई ऑफ मनी की वजह से। ठीक है, एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पीपल प्रेफर कैश इंस्टीड ऑफ बॉन्ड्स, बिकॉज वो ये सोच रहे हैं कि इन फ्यूचर जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ होगा बॉन्ड प्राइस डिक्रीज़ होंगे, उन्हें कैपिटल लॉस हो सकता है। ड्यू टू नॉट परचेजिंग ऑफ बॉन्ड्स प्राइसेस रिड्यूस, जब वो बॉन्ड प्राइस परचेज नहीं करेंगे बॉन्ड प्राइसेस रिड्यूस होंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा R1 से R2 पे, जहाँ सप्लाई ऑफ मनी इज़ इक्वल टू द डिमांड फॉर मनी और डिटर्मिनेशन R2 रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा जो कि इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। अल्लाह हाफिज़।